हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूही है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत ही मज़े से ऐशो आराम से ज़िंदगी कट रही थी। ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे माँ बाप की मुझ में जान बसती थी। पापा एक बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक स्कूल टीचर में थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे माँ बाप को कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मैं खुद ही अपना सारा होमवर्क कर लेती थी। स्कूल में भी मैं अपने टीचर्स की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। मेरे मम्मी पापा मेरी बलाएं लेते नहीं थकते। कितनी होनहार औलाद हमें मिली है। किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आते जाते रास्ते में कोई परेशान हल मिलता तो फौरन गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करती थी। मम्मी पापा जब मुझे दूसरों की मदद करते देखते तो बहुत खुश होते और मुझे आशीर्वाद देते कि तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगी, क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का एहसास है, तो भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मेरे अच्छे व्यवहार के कारण स्कूल में सब मेरे साथ मिलकर रहते थे। लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही थी जिसे मैं अपने दिल की सारी बात शेयर करती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और मेरी फ्रेंड प्रिया को एयर होस्टेस बनने का शौक था। एक दिन पता चला कि प्रिया का बड़ा भाई जो अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में सेटल था, तो उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन को भी वहीं अमेरिका बुलवाने को सोचा। यह खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि एक प्रिया ही थी जिसके साथ मैं हर तरह की बातें कर लेती थी। अपने दिल की सारी बातें उसे शेयर करती थी। उसके बिना तो मैं एकदम अधूरी थी। अगर वह चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। मैं उदास होती हुई प्रिया मुझे समझाती, तू परेशान मत हो, एक ना एक दिन मैं एयर होस्टेस जरूर बनूंगी और फिर तू उड़ते हुए प्लेन को देखा करना। किसी न किसी प्लेन में मैं जरूर बैठी होंगी। प्रिया की बात सुनकर मैं हंस देती थी और फिर एक दिन प्रिया अमेरिका चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली ही हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था। यह मेरा सपना था, मेरा जुनून था, जिसे मैं पूरा करना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद है। हर बार मेरे अच्छे ही ग्रेड आते थे। मम्मी पापा को मेरी फिक्र रहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो, जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हो। इधर मैं तैयार हो रही होती तो उधर से मम्मी चली आती, अपने हाथों से मुझे नाश्ता कराती। कॉलेज से घर आती तो मम्मी लॉन में इधर उधर घूम घूम कर मेरा इंतजार कर रही होती थी। मैं मम्मी को समझाती कि मम्मी आप टेंशन मत लिया करें, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, खुद का ध्यान रख सकती हूँ। मम्मी मुझे डांटती और कहती, क्या खाक ख्याल रख सकती हो, खाना तक तो टाइम से खाती नहीं, बीमार पड़ गई तो फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाओगी। मैंने मम्मी के गले में प्यार से हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आगे से जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। मेरी बात सुनकर मम्मी खुश हो गई। एक दिन पापा भी बोले, बेटा कभी हमारे पास भी बैठकर दो बातें कर लिया करो, एक तुम्हारी सिवा दूसरा है ही कौन हमारा। पापा के शब्दों में कुछ उदासी को महसूस किया था मैंने। सच ही तो है, मैं अपनी पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि मम्मी पापा के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने मम्मी पापा से कहा, सॉरी मम्मी पापा, अपनी पढ़ाई में मैंने आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस रात बहुत देर तक मैं मम्मी पापा आपस में बात करते रहे। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। सच अच्छा, समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब मैं मम्मी पापा को थोड़ा टाइम देने लगी थी। मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मम्मी पापा को कहीं जाना था। कहने लगे, रूही बच्चे, आज तुम्हारी मम्मी पापा और मुझे कहीं जाना है, शाम तक आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। मम्मी पापा मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम के लिए निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं पढ़ाई में लग गई। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। बस मुझे एक ही जुनून था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। कॉलेज के बाद घर आई। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने के इरादे से लेट गई। लेटे लेटे आँख लग गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने पापा को कॉल किया। पापा का फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मम्मी को कॉल किया।
मम्मी का नंबर भी बंद जा रहा था। मेरा दिल घबराने लगा। किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। घर में अकेले डर महसूस हो रहा था। जिस घर में घुसते ही सुकून मिलता था, उसी घर से डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी पापा का कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ है। काफी अंधेरा हो चुका था। डरते डरते घर से बाहर निकल आई और पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। उन लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी, शायद वो लोग सो चुके थे। मगर अभी मायूस होकर पलटने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला। आंटी बाहर आई और बोली, क्या बात है रूही बेटा, सब ठीक तो है? तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बोली, आंटी मम्मी पापा सुबह से किसी काम का कहकर निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आंटी बोली, रूही बेटा परेशान मत हो, किसी काम में फंस गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। तुम जाकर आराम से गेट बंद करके सो जाओ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। मैं घर आ गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अपने कमरे में आकर अच्छे से दरवाज़ा बंद करके मैं लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मन में तो ज़्यादा बेचैनी होने लगी, तो मैं उठी और भगवान जी के सामने बैठ गई। भगवान से हाथ जोड़कर मैं अपने मम्मी पापा की सलामती की दुआएं मांगने लगी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मम्मी पापा मुझे बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहे हों। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें मैं बार बार पूछ लेती थी। मैंने मन में आते गलत ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और अपने भगवान जी से रो रो कर दुआएं मांगने लगी कि मेरी मम्मी पापा जहाँ भी हैं खैरियत से रहें। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो फ़ोन की घंटी से ही मेरी आंख खुली। हड़बड़ा कर देखा तो 10 बज रहे थे। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों का क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मजाक करके? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कन में अपने कानों तक महसूस कर रही थी। फ़ोन करने वाला इंसान कह रहा था, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। आप यहाँ आए और अपने रिश्तेदार की पहचान कर लीजिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें तो पता है मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती, फिर भला वो मुझे यूं बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। होश आया तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मम्मी पापा दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनकी लाडली, उनके दिल का टुकड़ा अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी। मम्मी पापा का मौत का सुनकर मेरे चाचा और चाची भी गांव से आ गए थे। यह मुझे समझाते, बेटा जो होना था सो हो गया, अब अपनी सोचो, अपनी फिक्र करो। अगर ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी, कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा बहुत बेचैन होगी। उन्हें बहुत दुख होगा कि उनकी लाडली बेटी भूखी है, खाना नहीं खाती, दिन रात रोती रहती है। चाचा मुझे समझाते हैं तो मुझे और भी रोना आता। मम्मी पापा के बिना वह घर घर नहीं लगता था। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, बस चाचा चाची और उनकी बेटियां ही रह गई। चाचा चाची को मैंने ही रोक लिया था, भला मैं अकेली कैसे रहती। चाचा चाची के आने से घर में कुछ रौनक हो गई थी, लेकिन मम्मी पापा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो वहाँ मन नहीं लगता। बिना क्लास अटेंड किए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी मम्मी पापा कहीं से आ जाएंगे और कहेंगे, रूही बच्चे ऐसे चुप नहीं बैठो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बैठे बैठे शाम हो गई तो आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर पर कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? मम्मी पापा तो गेट खोलेंगे नहीं, ये कहते हुए कि रूही बच्ची इतनी देर कहाँ लगा दी। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मम्मी पापा के बिना वो घर घर नहीं लगता था, लेकिन घर तो जाना ही था। मम्मी पापा के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकती। घर पहुंचते ही चाचा जी बाज़ार गए हुए थे और चाची अपनी दोनों बेटियों के साथ मम्मी पापा के कमरे में सो रही थी।
चाची को मम्मी पापा के कमरे में सोते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा। चाची हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में जाकर सोइए, मम्मी पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल गई, लेकिन चाची की बेटियां मुझे घूरती हुई निकल गई। मैं परवाह न करते हुए मम्मी पापा के कमरे में आ गई और मम्मी पापा की तस्वीर को लेकर बेड पर लेट गई। बहुत देर तक उन्हें याद करती रही। फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर चाचा ने ही आकर मुझे जगाया था। मैं उठी तो चाचा बोले, रूही बच्चे, इस तरह खुद को परेशान करने से क्या फ़ायदा। अपने मम्मी पापा की आत्मा को दुखी मत करो। खुश रहोगी तो अपनी मम्मी पापा की आत्मा भी खुश रहेगी। जब चाचा ने मुझे रूही बच्चे कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे पापा मुझे पुकार रहे हैं। चाचा में मुझे अपने पापा नजर आए थे। मैं एकदम चाचा के सीने से लग गई और रोने लगी थी। चाचा मुझे बहुत देर तक तसल्ली देते रहे और समझाते रहे कि रूही बच्चे, दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। जाने वाले के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। डॉक्टर बनो। चाचा के समझाने का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मुझे समझ में आया कि चाचा ठीक कहते हैं। मम्मी पापा को याद करते करते मैं राह से भटक गई थी। मम्मी पापा के सपने को भी भूल गई थी। उनका तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर इस तरह मैं खुद को बर्बाद कर लूँगी तो मम्मी पापा कितना दुखी होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को दुखों से उभारना शुरू कर दिया था। मम्मी पापा की याद को दिल के किसी कोने में छुपा लिया और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। चाचा और चाची अब मेरे साथ ही रहने लगे थे। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पापा की तरह। मुझे कोई भी काम पड़ता तो मैं चाचा से ही कहती थी। उस दिन भी कॉलेज की फ़ीस भरनी थी तो मैंने सोचा, चाचा से ही कहा कि चाचा मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। मेरे चाचा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, ठीक है रूही बेटे, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। यह कहकर चाचा काम पर चले गए थे। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब चाची ने तेज़ आवाज़ में मेरा नाम लिया था। उन्होंने कहा, रूही तुझे शर्म नहीं आती अपने चाचा से अपनी फ़ीस के लिए पैसे मांगते हुए? तुझे तो पता है कि तेरे चाचा एक छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तेरी कॉलेज की फ़ीस के लिए 1000 रुपये कहाँ से आएंगे? बस बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर और न कहीं नौकरी ढूंढ जिससे कि घर में 4 पैसे आए। मुझे चाची की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन जब ठंडे दिल से दिमाग से सोचा तो चाची की बातें सही लगी। चाची ठीक ही तो कह रही थी। चाचा तो खुद बेरोजगार है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं मिलता। मुझे अपने चाचा पर तरस आ गया। मेरे चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते थे। मेरे एक बार कहने से ही वह मेरी फ़ीस देने के लिए मान गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाएंगे, तब मेरी फ़ीस भरेंगे। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि दूसरों की तकलीफ़ में डालकर मैं डॉक्टर बनूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी ही मुझे एक नौकरी भी मिल गई थी। जब चाचा ने सुना तो बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, रूही बेटे, यह तूने ठीक नहीं किया। तुझे भैया भाभी का सपना पूरा करना है, पैसों की चिंता क्यों करती है? मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर ही लेता। लेकिन मैंने चाचा को समझा दिया कि चाचा कोई बात नहीं, जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। घर के हालात सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सर में दर्द था और हल्का बुखार आता था। चाची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कहा मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। लेकिन चाची अब मुझे हर रोज़ शाम को एक गोली देती थी कि इसे खा लो, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगा। मैंने चाची से कहा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाची तब भी मुझे एक गोली ज़रूर खिला देती थी। चाची की ज़बरदस्ती करने पर मैं वो गोली खा लेती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि कुछ दिनों से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कि बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय चेहरा और ज़्यादा ख़राब होता गया। रंग काला होने के साथ साथ अब चेहरे पर पिंपल भी निकलने लगे थे, जो बाद में निशान छोड़ जाते थे, जिससे कि चेहरे बहुत ज़्यादा बदसूरत लगने लगा था। चाचा को मेरी शादी की फिक्र थी, लेकिन जो भी लड़के वाले मुझे देखते आते
वह मेरे चेहरे को देखते ही मना कर देते थे। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची के दोनों बेटियां की शादी हो गई। जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे वही लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटियों को पसंद कर गए थे। और अब तो मैंने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। रिजेक्ट होने का दुख क्या होता है, मैं उससे बार बार गुजरना नहीं चाहती थी। मैंने चाचा चाची को साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन चाची चाहती थी कि अब मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और मैं इस घर से निकलूं। मगर मैंने कड़े शब्दों में कह दिया था कि अगर मुझसे किसी ने शादी के लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर डर के मारे चाचा ने मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डालना चाहा। चाची भी चुप हो गई। शायद चाचा ने उन्हें समझा दिया था। एक दिन चाची ने मुझे एक क्रीम ला कर दी। कहने लगी, क्रीम अपने चेहरे पर लगाओ, 8 दिन में तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैंने मना कर दिया, लेकिन चाची ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, बस आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर भले ही मेरी कोई बात मत मानना। चाचा भी कहने लगे, बेटा जब तुम्हारी चाची इतनी यकीन से यह क्रीम तुम्हें दे रही है तो लगा लो, लगाने में हर्ज ही क्या है। चाचा का मान रखने के लिए मैंने वह क्रीम चाची से ले ली और सोने से पहले वह क्रीम मैं लगा लिया करती थी। लेकिन चाची ने मुझसे कहा था, तुम्हें कभी भी शीशा नहीं देखना है, नहीं तो इस क्रीम का असर चला जाएगा। मुझे चाची की ऐसी बातों पर हंसी आ गई। सजने संवरने का तो मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं था, इसलिए शीशा ना देखने की शर्त ऐसी कोई खास बड़ी बात शर्त नहीं थी। मैंने चाची की बात मान ली। लेकिन एक दिन जब मुझे देखने लड़के वाले आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मुझे सच में चाची की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, चाची ने जो क्रीम मुझे दी है वह सच में असर करती है। मेरी होने वाली सास ने मेरी बहुत तारीफ की थी। कहने लगी, इतनी सुंदर बहू तुम हमें मिल ही नहीं सकती, हमारे तो भाग्य खुल गए जो ऐसी बहू हमें मिली है। और फिर मैं राहुल की दुल्हन बनकर राहुल के घर चली गई। जब दुल्हन बनी थी तो खुद को देखने का बहुत मन था, लेकिन चाची की बात याद आ गई कि शीशा मत देखना, नहीं तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोका रखा था कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खराब शक्ल देखकर राहुल मुझसे नफरत करे। राहुल की फोटो देखकर ही मुझे राहुल से अपनापन हो गया था। मैं दुल्हन बनी सुहाग की स्टेज पर बैठी राहुल का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में राहुल अंदर आ गए थे। उन्होंने मुंह दिखाए में मुझे हीरे की अंगूठी पहनाई थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल में सुकून उतरता चला गया था। पूरी रात राहुल मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश लुटाते रहे और मैं उनमें भीगती रही। राहुल के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कभी सोचा ही नहीं था। राहुल मेरा ऐसे ध्यान रखते थे जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। राहुल की माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे। डर लगता था कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं और राहुल मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दे। राहुल मुझसे शीशे निकलवाने की वजह पूछे, लेकिन मैंने राहुल को टाल दिया। लेकिन राहुल जब मेरे पीछे ही पड़ गए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर राहुल बहुत हंसे थे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने रख दिया। अपनी शक्ल देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि वैसी की वैसी ही बदसूरत शक्ल थी जो पहले थी। इसका मतलब राहुल ने मुझे मेरी बदसूरत के साथ अपनाया था और मैं पागल यह सोच रही थी कि राहुल ने मुझे मेरी सुंदरता की वजह से अपनाया है। मुझे इस तरह हैरत में देखकर राहुल ने मुझे अपने करीब कर लिया और प्यार से मेरे बालों को सजाते हुए बोले, रूही, मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे दिल से मोहब्बत है, तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत है। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद ना हो, एक बार मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई तो तुम्ही ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर से बात की थी और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया तुम हॉस्पिटल में ही रही थी। मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं भागा भागा हॉस्पिटल में आया था और माँ से मिलने के माँ के रूम में गया था। जब तुम्हें पता चल गया था कि जिस औरत को तुमने एडमिट कराया है उसका बेटा आ गया है तो तुम चली गई थी। लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई, लेकिन तुम जा चुकी थी। फिर हॉस्पिटल से तुम्हारा एड्रेस निकलवा कर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी। तुम छोटे छोटे गरीब बच्चों की मदद कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा था, तुम जब भी कॉलेज आती थी मैं तुम्हें एक नज़र देखने ज़रूर जाता था।
कुछ दिनों के बाद तुम मुझे परेशान सी लगने लगी थी। आंखें भी तुम्हारी लाल लाल सी होती थी, जैसे तुम रोती रही हो। इधर उधर से पता करने पर पता चला कि तुम्हारी मम्मी पापा की मौत हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बिना जान पहचान के तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इसलिए नहीं आया और मन मार के रह गया। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं भी अपने बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था। बिजनेस नया नया स्टार्ट किया था, इसलिए उसको सेटल करने में बिजी हो गया था। उसको करते करते 2 साल गुजर गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला था। जब मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो बेझिझक मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। मैंने मम्मी को बताया था कि यह वह लड़की है जिसने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। मम्मी भी खुश हो गई थी, क्योंकि तुम मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। एक बार मैंने तुम्हारे रास्ते में देखा था। तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारे शक्ल से नहीं, तुमसे मोहब्बत थी, और इसलिए मैंने मम्मी को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजा। और देखो, आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास हो। मैं हैरत से मुंह खोले राहुल की बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी, सोचा ही नहीं था। मैं राहुल के सीने से लग गई। राहुल ने भी अपनी बाहों का घेरा तंग कर लिया। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरने लगी थी। तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर आए। कहने लगे, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती है। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कहने लगी, रूही, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी शक्ल खराब करने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं था और तुम्हारे 2 बहनें थी जिनकी शादियां करनी थी। तुम नौकरी करती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरी बेटियां का क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहो, पैसे कमाती रहो और मेरी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हें वो गोलियां खिलाई थी और तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी। और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरे 2 बेटियों की शादी हो गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए। और फिर इसलिए मैंने तुम्हें क्रीम ला कर दी थी, जैसे कि तुम्हें लगे कि तुम खूबसूरत हो गई हो और तुम फिर से शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुमने शादी के लिए मना कर रखा था। वो क्रीम कोई गोरा करने की क्रीम नहीं थी, बल्कि वह तो वैसे ही मामूली सी सन क्रीम थी, जो एक छोटी सी डिब्बी में डालकर मैंने तुम्हें दे दी थी। और फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि राहुल की माँ तुम्हें पसंद कर गई। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। भगवान के घर जाने से पहले तुमसे माफ़ी मांग चाहती हूँ। शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ रूही बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने चाची को माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ जो किया था, भगवान ने जो कुछ मुझे दिया था, मैं उससे बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राहुल और मैं घर आ गए थे। राहुल मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ समय तक मेरा इलाज चला और मेरे चेहरे फिर से वैसा का वैसा ही हो गया था। राहुल ने मुझे एक सरप्राइज और दिया। कहने लगे, तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। उन्होंने मुझे कॉलेज में फिर से एडमिशन करा दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी पापा का और मेरा जो सपना था, मेरा जो जुनून था, वह पूरा हो गया था। लेकिन मेरे दिल को इतना तो विश्वास था कि राहुल मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वह मेरी खूबसूरती से नहीं, वह मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से मोहब्बत करते हैं। मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी राहुल के साथ गुजरने लगी थी। दोस्तों, तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते। तुम्हें इतनी खुशियाँ देते हैं कि संभाले नहीं संभलती, और भगवान ने मेरी भी झोली में खुशियाँ से भर दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।